अध्याय 36 भेड़ियों का एक झुंड। रात के दौरान जियान चेन और टाइटा एक पेड़ के नीचे बैठकर खेती कर रहे थे। उनके पास की मशाल बहुत पहले ही जल चुकी थी और उनसे 5 या 6 मीटर ऊपर एक पेड़ की शाखा में लियांग शियाओले था। जब भी उसे रात में किसी जादुई जानवर की चीख सुनाई देती तो वह घबराकर चारों ओर देखती, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। लियांग शियाओले की चमकीली आंखों ने खेती करने वाले जोड़े जियान चेन और टाइटा को देखा, जैसे वह उनकी निगरानी कर रही हो। उसकी नजर में ये जीवन या मृत्यु का मामला था। वह नहीं चाहती थी कि लंबे समय की खोज के बाद जो दो लोग उसे मिले थे वे उसे छोड़ दें और अपनी एकमात्र प्रकार की सुरक्षा खो दें। उसी समय जंगल और लंबी घास के बीच से हल्की हवा चली। इस बीच क्रॉस लेग जियान चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। हाथ में लोहे की छड़ के साथ जमीन पर खड़े होने से पहले तुरंत उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने लंबी घास में गहराई से देखा। जियान चेन को खड़े होते देख लियांग शियाओले भ्रमित हो गई। न जाने क्या हो रहा था, उसका हृदय अचानक बहुत उद्वेलित हो उठा। अरे क्या हो रहा है? लियांग शियाओले ध्यान से फुसफुसाए। इस स्थिति में किसी अन्य जादुई जानवर को आकर्षित करने के डर से उसने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की। जियान चेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अभी भी खेती कर रहे टाइटा की ओर रुख किया। टाइटा, उठो, कुछ जादुई जानवर हमला कर रहे हैं। आह, तुमने क्या कहा? जादुई जानवर हमला कर रहे हैं? लियांग शियाओले भयभीत हो गई, उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। जो होने वाला था उसके बारे में सोचकर उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। जब टाइटा खेती कर रहा था तो उसने खुद को पूरी तरह से डुबोने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह खेती करते समय भी सतर्क रहा। इस प्रकार जब जियान चेन ने उसे बुलाया तो टाइटा तुरंत अपनी खेती की स्थिति से जाग गया और अपने बैटलेक्स को उसके कंधे पर रखकर खड़ा हो गया। चांगयांग जियांग तियान, राक्षस कहाँ है? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। वह उनके आसपास कोई पदचिह्न नहीं देख सका या एक आवाज भी नहीं सुन सका। जियान चेन ने चारों ओर देखते हुए धीरे से अपना सिर घुमाया। टाइटा, इस बार सावधान रहें। इस बार यह कोई एक जादुई जानवर नहीं है, बल्कि उनका एक समूह है। एक समूह। टाइटा का चेहरा तुरंत लापरवाही से आश्चर्य में बदल गया, फिर यह सख्त होकर तैयार भाव में बदल गया। आह, क्या एक समूह? यह नहीं हो सकता। हे दोस्तों, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। पेड़ों में छिपकर लियांग शियाओले ने उनसे विनती की। उसने इसके बजाय जियान चेन से एक धमकी सुनी होगी। रोते हुए लियांग शियाओले को हल्के से आदेश देने से पहले जियान चेन की भौहें आपस में जुड़ गईं। क्या आप कृपया चुप रह सकते हैं? क्या आप हर जगह से जादुई जानवरों को आकर्षित करना चाहते हैं? जियान चेन का आदेश बेहद उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि लियांग शियाओले ने तुरंत अपने हाथ का इस्तेमाल करके अपना मुंह बंद कर लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कुछ न कहे। चांगयांग जियांग तियान, आपके अनुसार कितने जादुई जानवर हैं? टाइटा ने पूछा। बहुत, कम से कम 10। वे सभी हमला करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हमें पहले ही घेर लिया है। जियान चेन का चेहरा बहुत गंभीर था। जियान चेन को सुनते ही टाइटा की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। यदि यह सिर्फ एक जादुई जानवर होता तो उसे चिंता नहीं होती। 3 जादुई जानवर और वे दोनों मिलकर उन पर हमला कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि उनमें से कम 10 थे, टाइटा में अब सिर फुलाने की हिम्मत नहीं थी। जब लियांग शियाओले ने जियान चेन को सुना तो उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था और उसका मन डर से टूट गया था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आ रहा था, ये खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए, हम इससे नहीं बच पाएंगे। जैसे ही उनके सामने सियान रंग की रोशनी दिखाई दी, लंबी घास लहराने लगी। हर दिशा में एक था जिसका मूल बिंदु 50 से कम नहीं था। जैसे ही जियान चेन और टाइटा ने आश्चर्यचकित होकर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि प्रकाश के चमकीले धब्बे वास्तव में जादुई जानवरों की आंखें थीं और उनमें से कम 20 थे। ये क्लास 1 का जादुई जानवर नीला भेड़िया है। टाइटा, अगर तुम जीना चाहते हो तो जल्दी करो और अभी एक पेड़ पर चढ़ जाओ। जियान चेन ने चारों दिशाओं से 20 नीले भेड़ियों को देखते हुए कहा। टाइटा ने अपनी कुल्हाड़ी लहराने से पहले गुस्से से घूरते हुए वीरतापूर्ण स्वर में कहा, चिंता मत करो।
चांग यांग जियांग तियान केवल 20 वर्ग 1 के जादुई जानवर हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वे हमें नीचे नहीं गिराएंगे। जिस क्षण उसने सुना कि 20 भेड़िए आक्रमण कर रहे हैं, लियांग जियाओल व्यावहारिक रूप से मौत से डर गई थी। इस समय भले ही वह पहले जियान चेन और टाइटा की ताकत पर विश्वास करती थी, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि उनकी ताकत 20 जादुई जानवरों को हरा पाएगी, क्योंकि वे अभी तक सेंटरहुड तक भी नहीं पहुंचे थे। जब तक स्कूल का कोई शिक्षक उन्हें बचाने नहीं आएगा, वे जीवित नहीं बच पाएंगे। शिक्षक, आप कहाँ हैं? कृपया आकर हमें बचाएं। लियांग शियाओले ने सभी दिशाओं में देखा और एक शिक्षक से आने का अनुरोध किया। वह केवल इस बात पर भरोसा कर सकती थी कि शिक्षक अब उन्हें बचाने आएंगे, लेकिन ये शर्म की बात थी कि वहां बहुत सारे जादुई जानवर थे, इसलिए वह बहुत जोर से चिल्लाने से भी डर रही थी। शायद तभी जादुई जानवरों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। 20 ब्लू वोल्स धीरे धीरे जियान चेन और टाइटा की ओर चले, उनकी तैलीय निगाहें उन्हें ध्यान से देख रही थीं। जब उनकी दूरी 5 मीटर से कम रह गई तभी उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। जियान चेन और टाइटा ने अपने अपने हथियार पकड़ लिए। हालांकि वे 20 जादुई जानवरों से घिरे हुए थे, लेकिन दोनों में से किसी के चेहरे पर डर की एक भी अभिव्यक्ति नहीं थी। आओ! अचानक एक नीला भेड़िया आकाश में चिल्लाने लगा। इसके तुरंत बाद उनके आसपास मौजूद 20 भेड़िए भी चिल्लाने लगे। जैसे ही वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने लगे, उनकी चीखें हवा में भर गईं, इससे पहले कि वे एक बड़ी ध्वनि तरंग में बदल गईं जिसने एक विस्तृत क्षेत्र को लक्षित किया। भेड़ियों की चीख सुनकर लियांग शियाओले का पूरा शरीर फिसल गया। जैसे ही वह कांपने लगी तो उसका शरीर जमीन पर गिर गया। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था और एक घातक पीला रंग बन गया था। जियान चेन से 5 किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का पुरुष एक पेड़ की शाखा पर गिर गया। जब उसने चीखें सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। जैसे ही उसने ध्वनि की दिशा की ओर देखा, उसकी पहले से बंद आंखें खुल गईं। अच्छा नहीं, वह नीले भेड़ियों का एक झुंड है। चीख पुकार से पता चलता है कि उनमें से कम 10 हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी को खतरा हो गया है। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ उस पेड़ को छू गया जिस पर वह खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह बिना रुके चिल्लाने की दिशा की ओर तेजी से बढ़ने से पहले पेड़ से नीचे कूद गया। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे बना सकूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी चिंतित था, लेकिन वह पहले से ही सबसे तेज गति से जा रहा था जिस पर वह संभवतः जा सकता था। दूसरे क्षेत्र में जादुई जानवर उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन जियान चेन और टाइटा जिन विरोधियों का सामना कर रहे थे वे क्लास 1 जादुई जानवर ब्लू वोल्स थे। उनकी सफलता की संभावना अच्छी नहीं दिख रही थी। एक ही समय में 3 अलग अलग स्थानों पर 3 अलग अलग लोगों ने अपने हाथ में जो कुछ भी था उसे नीचे डालने से पहले चिल्लाने की आवाज सुनी और तेजी से चिल्लाने की ओर भागने लगे। भेड़ियों की चीख भेड़ियों के हमले का संकेत थी, क्योंकि 20 भेड़िए अचानक जियान चेन और टाइटा पर टूट पड़े। जाओ मरो! जब टाइटा ने हमला करने की तैयारी के लिए अपनी युद्ध कुल्हाड़ी ऊपर उठाई तो वह घबरा गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी से पास के एक भेड़िए पर वार किया और कुल्हाड़ी उसके पेट में मार दी। भेड़िया कानफोड़ू चीख से चिल्लाया। पेंग! ब्लू वुल्फ जिसने टाइटा पर हमला किया था, उसके बैटलेक्स के शक्तिशाली हमले से तुरंत कट गया था और अब उसके शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया था। भेड़िया को शक्तिशाली झूले से दूर उड़ते हुए भेजा गया था। कक्षा 1 का जादुई जानवर होने के बावजूद टाइटा की ताकत के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं था। टाइटा ने अपनी 100 पाउंड की बैटलेक्स को आसानी से लहराया जैसे कि वह बिल्कुल भी भारी नहीं थी। जब भी कोई नीला भेड़िया पास आता, वह उसे उड़ा देता। इस प्रकार जो भी भेड़िया उसके बहुत करीब आ जाता था, वह उड़ जाता था, उसके शरीर पर एक नया घाव हो जाता था। हालांकि ब्लू वुल्फ की त्वचा सख्त थी, इसलिए टाइटा भी उसे आसानी से नहीं मार सकता था। जैसे ही भेड़िए उसके पास आए, जियान चेन की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं क्योंकि वह आगे की ओर भागा। एक झटके में उसने पास के एक भेड़िए के गले में नुकीली लोहे की छड़ डाल दी। कुछ प्रतिरोध के साथ लोहे की छड़ अंततः भेड़िए की खाल में घुस गई और उसके गले में छेद कर गई। उसने छड़ी निकाली और दूसरे भेड़िए के हमले से बचने के लिए अपने शरीर को एक तरफ झुका लिया, जो उस पर कूद पड़ा था।
जियान चेन द्वारा जिस भेड़िए का गला छेदा गया था वह असहाय होकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसकी अंतिम मृत्यु के समय उसके 4 पैरों में ऐंठन हो गई थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि उसके घाव से चमकीला लाल खून रिस रहा था। गला लगभग हर एक जीवित चीज का कमजोर बिंदु था और जादुई जानवर भी इसके अपवाद नहीं थे। फिलहाल चूंकि ब्लू वुल्फ का गला तिरछा हो गया था, इसलिए उसका जीवन तेजी से खत्म हो रहा था। भले ही वह मृत्यु के प्रलोभन से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका संघर्ष लंबे समय तक नहीं टिकेगा। जियान चेन भेड़ियों के झुंड के अंदर और बाहर निकलने के लिए अपने शरीर की चपलता पर निर्भर था, और वह जहां भी हमला करता था वहां चाकू के घाव छोड़ने के लिए अपनी लोहे की छड़ी का इस्तेमाल करता था। 10 भेड़ियों से घिरे होने के बावजूद जियान चेन ने आसानी से चकमा देने के लिए अपनी अजीब लेकिन अप्रत्याशित शैली का इस्तेमाल किया था। भेड़ियों के तेज दांत और पंजे उसे बिल्कुल भी नहीं छू सकते थे, और जब भी ऐसा लगता था कि भेड़िए उसे पकड़ने में सक्षम होंगे, जियान चेन ठीक समय पर रास्ते से हट गया। लड़ाई कुछ गहरी सांसों से अधिक समय तक भी नहीं चली थी कि जियान चेन द्वारा 3 भेड़ियों के गले छेद दिए गए। जैसे ही भेड़ियों का खून बह गया, वे जीने के अंतिम संघर्ष में लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन एक आखिरी सांस के बाद वे जमीन पर ही मर गए। कई भेड़िए कई घावों से पीड़ित थे, लेकिन उनमें से कोई भी घातक नहीं था, और जानवरों के जोड़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जियान चेन भेड़ियों के बीच यात्रा करने के लिए आगे बढ़ा और उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ उन पर हमला करती रही। उनकी चालें न केवल तेज थीं, बल्कि उनमें एक विशेष अनुग्रह भी था। ये लगभग ऐसा था मानो वह अपने जीवन के लिए लड़ने के बजाय नृत्य कर रहा हो। दूसरी ओर टाइटा ने एक गुर्राना छोड़ दिया और अपनी 100 पाउंड की बैटलेक्स को हवा के माध्यम से नीचे लाया, जिससे गति के कारण एक बात की छवि उत्पन्न हुई। उसके आसपास मौजूद कुछ भेड़िए असाधारण रूप से भयानक घावों के साथ लगातार हवा में उड़ते रहे। हालांकि ब्लू वोल्स को ये घाव टाइटा की तेज कुल्हाड़ी से लगे थे, लेकिन इन चोटों से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि टाइटा इस समय काफी शक्तिशाली और राजसी दिख रहा था, लेकिन वह अजेय नहीं था। और जियान चेन की अब तक की सफलता के साथ टाइटा की अपनी उपलब्धियां कुछ खास नहीं थीं। आखिरकार लड़ाई शुरू होने के बाद से टाइटा अभी तक एक भी ब्लू वुल्फ को मारने में सक्षम नहीं हुआ था। अध्याय 37 शिक्षक का सदमा। बस कुछ ही सेकंड बीते, जियान चेन के हाथों एक और भेड़िया मर गया, जबकि अनगिनत अन्य घायल हो रहे थे। डरे हुए लियांग शियाओले ने टाइटा या जियान चेन की दर्द भरी चीखें बिल्कुल नहीं सुनी। वह केवल नीले भेड़ियों की चीख पुकार और फुसफुसाहट के साथ मिश्रित आवाज सुन सकती थी। अपनी जिज्ञासा के कारण उसने अपने डर से संघर्ष किया और नीचे जमीन की ओर देखा, और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियान चेन और टाइटा अभी भी ब्लू वॉल्स से लड़ रहे थे, और वह अवाक रह गई थी। टाइटा की कुल्हाड़ी का हर एक झटका एक भेड़िए को आसानी से हवा में गिराने में सक्षम था। इस वजह से कोई भी भेड़िया उसके करीब नहीं जा पा रहा था, और अधिकांश ब्लू भेड़िए भयावह घावों से ढके हुए थे, जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। दूसरी ओर जियान चेन भेड़ियों के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था और हर दिशा से उन पर हमला कर रहा था। जब भी वह अपनी लोहे की छड़ को आगे बढ़ाता, दूसरा भेड़िया घावों से भर जाता। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि लियांग जियाओले का अनुसरण करना संभव नहीं था। एकमात्र चीज जो वह देख सकती थी वह थी लगातार धुंधलापन। नीचे जैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला खूनी दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन बाहर से उसके चेहरे का रंग फिर से वापस आना शुरू हो गया था। हालांकि उसके शरीर का कांपना अभी भी बंद नहीं हुआ था। आखिरकार उसने पहली बार इतनी खूनी गंदगी देखी थी, और चाहे वह कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति पहली बार इस तरह का दृश्य आसानी से नहीं देख पाएगा। उसी समय एक ब्लू वुल्फ ने टाइटा के ध्यान की कमी का फायदा उठाया और उसके कंधे पर कूद पड़ा। अपने मजबूत दांतों का उपयोग करते हुए उसने उसके कंधे पर गहराई से काटा और घाव से खून बहने लगा। तीव्र दर्द के कारण टाइटा का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि ब्लू वुल्फ उसके कंधे को काट रहा है। जब टाइटा ने ब्लू वुल्फ को भयंकर दृष्टि से देखा तो उसकी आंख दर्द से झपक गई। अपनी कुल्हाड़ी गिराते हुए उसका दाहिना हाथ भेड़िए के सिर पर पकड़ लिया,
और अपनी राक्षसी ताकत से उसने भेड़िए को उसके कंधे से अलग कर दिया, जिससे उसकी त्वचा में गहरे चीरे लग गए। टाइटा ने दोनों हाथों से भेड़िए की थूथन को पकड़ लिया और उसकी बाहों की नसें उसकी मांसपेशियों के साथ सूज गईं। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसके हाथ चिल्लाते हुए भेड़िए पर चढ़ गए और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। उसी समय टाइटा पर हर जगह खून बिखर गया, जिससे वह खून से लाल हो गया। टाइटा की ताकत के कारण आसपास के भेड़िए डर के मारे डर गए, क्योंकि उन्होंने टाइटा को भेड़िए के शव के दो हिस्सों को पकड़ते हुए देखा। लेकिन टाइटा ने भेड़ियों को दूर जाने देने की योजना नहीं बनाई। शरीर को गिराकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दूसरे भेड़िए का सिर काट दिया। भेड़िए ने अपना सिर झुकाया और टाइटा की कुल्हाड़ी से बच गया। अपना सिर आकाश की ओर उठाते हुए उसने उस पर हमला करने से पहले एक जोरदार चीख निकाली। चीख सुनकर सभी भेड़ियों का डर दूर हो गया और उन्होंने तुरंत टाइटा पर धावा बोल दिया। टाइटा ने एक भेड़िए के पेट की ओर एक लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया। उसकी कुल्हाड़ी के तेज ब्लेड से भेड़िए की गर्दन कट गई। खून के निशान छोड़कर भेड़िया रॉकेट की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जब उसकी कुल्हाड़ी से एक भेड़िए का सिर कट गया तो टाइटा वहीं रुक गया जहां वह खड़ा था। उसने अन्य भेड़ियों को दिखाने के लिए खतरनाक तरीके से अपनी कुल्हाड़ी लहराई। पेंग! एक भेड़िया को चकमा देने में बहुत देर हो गई और वह टाइटा की बैटलेक्स की चपेट में आ गया। भेड़िया दो हिस्सों में बंट गया क्योंकि उसने एक आखिरी अंतिम चीख निकाली। घायल होने के बाद ऐसा लग रहा था कि टाइटा और भी मजबूत हो गई है। एक ही झटके में वह दो भेड़ियों को मार चुका था। दूसरी ओर जियान चेन अभी भी भेड़ियों के साथ जमकर कुश्ती कर रहा था। अचानक एक भेड़िया ऊपर से नीचे जियान चेन पर कूद गया। जियान चेन तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी चमकती आंखों से आने वाले भेड़िए को घूरने लगा। उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ बिजली की तरह चमकी और भेड़िए के पेट में गहराई तक घुस गई, उसके दिल को छेदते हुए। जैसे ही उसे लगा कि छड़ी रुक गई है, उसने तुरंत उसे बाहर खींच लिया और फिर अपनी जगह से हट गया। जैसे ही वह अपनी जगह से निकला, ब्लू वोल्स का समूह तुरंत उस पर टूट पड़ा। दिल में टेढ़ा भेड़िया अपनी अंतिम सांस लेते हुए छटपटा रहा था और अंत में शांत होने से पहले छटपटाते हुए जमीन पर गिर गया। लड़ाई कुछ समय तक जारी रही और जैसे जैसे समय बीतता गया, जियान चेन और टाइटा के हाथों मरने वाले ब्लू वोल्स की संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों लड़कों पर दबाव कम हो गया क्योंकि ब्लू वोल्स की संख्या कम हो गई। जियान चेन ने दूसरे भेड़िए के गले से अपनी लोहे की छड़ी निकाली। वह पहले ही 10 से अधिक ब्लू वॉल्स को मार चुका था, फिर भी उसके कपड़ों पर खून का दाग अपेक्षाकृत कम था। जियान चेन ने टाइटा की ओर देखा तो केवल 7 या 8 ब्लू वॉल्स बचे थे। हालांकि 8 भेड़ियों में से प्रत्येक पहले से ही खून से लथपथ था, जैसे कि वे खून से नहाए हुए हों। उसके पहले से ही फटे हुए कपड़े और भी बदतर होते जा रहे थे और अब लगभग कपड़े की पट्टी की तरह हो गए थे। उसके कपड़े अब उसके शरीर की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके नीचे उसकी छाती दिख रही थी। यहां तक कि पतलून के कई हिस्से फट गए थे और उसके नीचे के घावों से खून टपक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन टाइटा की ओर दौड़ा और तुरंत अपनी लोहे की छड़ी से 8 भेड़ियों से लड़ना शुरू कर दिया। चूंकि टाइटा ने लंबी लड़ाई में भेड़ियों को कई गंभीर चोटें दी थीं, सभी भेड़िए राहत से परे थक गए थे, इसलिए जियान चेन का काम अपेक्षाकृत आसान था। अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना उसने प्रत्येक भेड़िए के गले में सटीक छेद करके उनका जीवन समाप्त कर दिया। भेड़ियों के झुंड के आक्रमण के बाद जियान चेन भी मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से सांस ले सका। हालांकि वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, फिर भी उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा भेड़ियों के झुंड से लड़ने में खर्च कर दी थी। जब टाइटा ने अपने चारों ओर शवों के ढेर को देखा तो उसने एक लंबी आह भरी। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनमें थकावट का एक भी निशान नहीं दिखा। इसके बजाय उसकी लड़ाई की भावना जागृत हो गई। चेंग यांग जियांग तियान, आइए कक्षा 1 के बाकी जादुई जानवरों को मारें। टाइटा हंसे। अपने जीवन काल में उसने पहले कभी भी कक्षा 1 के जादुई जानवर को नहीं मारा था, इसलिए उसका उत्साहित होना स्वाभाविक था। टाइटा पर लगे घावों को देखने से पहले जियान चेन भी मुस्कुराए। आपको चोट लगी है, ये कितना बुरा है।
टाइटा ने उसके घावों का निरीक्षण करने के लिए उसके शरीर पर नजर डाली और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। हालांकि काटने से दर्द होता है, लेकिन ये ज्यादातर सतही घाव होते हैं। हे, मेरी त्वचा तब से मोटी रही है जब मैं छोटा था, इसलिए नियमित जानवर मुझे पहले कभी नहीं काट सकते थे। जियान ने विचारमग्न चेहरे के साथ समझ में अपना सिर हिलाया। वह टाइटा की ताकत और जीवन शक्ति के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानता था। टाइटा स्टील बार से भी अधिक मजबूत था, इसलिए ब्लू वोल्स उसकी त्वचा को काटने के लिए क्रूर रहे होंगे। ये सही है चांगयांग जियांग तियान, क्या तुम्हें चोट लगी है? टाइटा ने जियान चेन की ओर देखते हुए चिंता से पूछा। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, भेड़ियों ने मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। उसने अपनी निगाहें लंबी घास की ओर घुमाई और जोर से कहा, क्या तुमने पर्याप्त नहीं देखा? तुम कब तक वहां छिपने की योजना बना रहे हो? जियान चेन को सुनकर टाइटा एक सेकंड के लिए शून्य हो गया, क्योंकि वह हैरान था कि जियान चेन क्या कह रहा था। लेकिन उसे जल्द ही इसका पता चल गया और उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली। कौन छिपा है? जल्दी करो और बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें आधा काट डालूंगा, टाइटा चिल्लाया। जैसे ही टाइटा ने बात की, उनके सामने लंबी घास सरसराने लगी और चार आकृतियां टाइटा और जियान चेन के सामने उछल पड़ी। चार परछाइयों को बाहर निकलते देख टाइटा तुरंत रक्षात्मक हो गया, जबकि जियान चेन ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के अलावा एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। हालांकि अंधेरे के कारण वे चारों की शक्ल नहीं देख सके, लेकिन जियान चेन ने बहुत पहले ही उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। जब चारों परछाइयां जियान चेन से 2 मीटर दूर पहुंची तो वे अचानक रुक गईं। जियान चेन अंततः उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देख सका। उनमें से 2 अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जबकि एक बुजुर्ग और एक 30 साल की महिला थी। उन चारों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और वे स्तब्ध थे, मानो उन्होंने कोई अकल्पनीय घटना देखी हो। माननीय शिक्षकों, तो यह आप थे। टाइटा ने अंततः 4 लोगों को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्लाया। चारों लोग जल्दी ही संभल गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी सदमे के निशान दिख रहे थे। चेंगयांग जियांग तियान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी अफवाहें हैं कि आप एक संत को हरा पाएंगे। पहले तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन इसे देखने के बाद अफवाहों में कुछ हद तक सच्चाई होनी चाहिए। एक अकेले व्यक्ति द्वारा कक्षा 1 के दर्जनों जादुई जानवरों को मारने के लिए जंग लगी लोहे की छड़ का उपयोग करना, यहाँ तक कि संत जिन्होंने अपने पवित्र हथियारों को संघनित किया था, वे भी इसे आसानी से दोहराने में सक्षम नहीं होंगे। बुजुर्ग ने जियान चेन की प्रशंसा करते हुए हंसते हुए कहा। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, सम्मानित शिक्षक, इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। मेरी ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितना आप सोचते हैं। भेड़िए शायद कक्षा 1 के जादुई जानवर थे, लेकिन उनकी आक्रमण शक्ति इतनी अधिक नहीं थी। अगर मुझे कक्षा 1 का कोई ताकतवर जादुई जानवर मिला होता तो मुझे डर है कि मुझे और भी अधिक संघर्ष करना पड़ता। ये सुनकर बुजुर्ग ने हंसते हुए टाइटा की ओर देखने से पहले जियान चेन की ओर सराहना की। टाइटा, तुम्हारी ताकत भी बहुत मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानाध्यापक ने तुम्हें देखा और तुम्हें एक प्रशिक्षु के रूप में लिया। टाइटा ने मामूली मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके जवाब में क्या कहना चाहिए। एल्डर यून, ऐसा प्रतीत होता है कि हम यहाँ बिना किसी कारण के आए हैं। ये दोनों ताकत में बिल्कुल असामान्य हैं, दूसरे क्षेत्र में कुछ भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, 30 साल की महिला ने कहा। अन्य 3 उसकी बात सुनकर बुरी तरह मुस्कुराए। जब उन्होंने भेड़ियों की चीखें सुनी तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि एक छात्र खतरे में है। केवल इसी कारण से वे सभी उन्हें बचाने के लिए यथासंभव तीव्र गति से चीखों की ओर दौड़े थे। रास्ते में उनमें से प्रत्येक ने प्रार्थना की कि छात्र यथासंभव लंबे समय तक रुकने में सक्षम हो, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें एक अकल्पनीय दृश्य का सामना करना पड़ा। 2 छात्र जो सेंट स्तर पर नहीं थे, बिना किसी परेशानी के 20 या उससे अधिक ब्लू वॉल्स को रोकने में सक्षम थे। अंत में वे उन सभी 20 को मारने में सफल रहे और चारों में से किसी को भी इस अंतिम परिणाम पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका। अध्याय 38, लियांग शियाओले। ओह, वैसे चांगयांग जियांग तियान, तुमने हमें कैसे पहचाना?
एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, उसका स्वर जिज्ञासा से भरा था। अन्य 3 शिक्षक जानने के लिए उत्सुक थे और साथ ही उन्होंने जियान चेन को देखा। उन चारों को ये जानने में बेहद दिलचस्पी थी कि लंबी घास में छिपने के दौरान उनका पता कैसे लगाया गया, क्योंकि उन्होंने एक भी आवाज नहीं की थी या कोई हलचल नहीं की थी, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जियान चेन ने उन पर ध्यान दिया होता। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, मुझे उसी क्षण पता चल गया था जब माननीय शिक्षक आए थे। क्या? जैसे ही हम पहुंचे आपको पता चल गया? वह कैसे संभव है? महिला अविश्वास से चिल्लाए। अन्य 3 लोगों को भी जियान चेन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जियान चेन ने अपना मुंह खोला, जब मैं भेड़ियों के झुंड से लड़ रहा था तब भी मैं अपने आसपास पर ध्यान दे रहा था। अन्यथा हम पर किसी और के आकस्मिक हमलों का सामना करना पड़ सकता था। इतने महत्वपूर्ण समय पर मेरे आसपास क्या हो रहा था, इसका ध्यान रखने की मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ये सुनकर चारों शिक्षकों ने जियान चेन द्वारा कही गई बात का अनुमोदन करते हुए सिर हिलाया। जियान चेन ने समझाना जारी रखा, माननीय शिक्षकों ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की, लेकिन जब आप पहुंचे तो मैंने स्पष्ट गतिविधियों का एक समूह देखा, इसलिए मुझे शुरुआत से ही पता चल गया। ये सुनकर चारों लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बुजुर्ग ने प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत, बस अद्भुत। चांगयांग जियांग तियान, मेरे पास वास्तव में आपकी प्रशंसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। और यह सोचना कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं उस स्तर के आसपास भी नहीं था जिस स्तर पर तुम अब हो। बुजुर्ग ने फिर रुकते हुए कहा, चूंकि आप छात्र किसी खतरे में नहीं हैं, तो हम अब छुट्टी ले लेंगे। आखिरकार अभी भी छात्रों को बचाना बाकी है। हालांकि बड़े ने ऐसा कहा था, फिर भी वह ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने के लिए अनिच्छुक था। कृपया प्रतीक्षा करें। जियान चेन अचानक 4 शिक्षकों की ओर चिल्लाया। लियांग शियाओले की ओर इशारा करते हुए, जो अभी भी पेड़ में छिपा हुआ था, उसने कहा, सम्मानित शिक्षक, क्या आप कृपया इस छात्र को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? उसमें अब यहां रहने की हिम्मत नहीं है। शिक्षक ने इसके बारे में सोचते हुए भौहें चढ़ा दी। यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह कक्षा 1 के 2 मॉन्स्टर कोर भी सौंप देती है, तब भी इसे नुकसान माना जाएगा। आखिरकार वो पूरे 3 दिन यहां नहीं रुकी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से पूरे 3 दिन यहीं रहूंगा। लियांग शियाओले ने पेड़ की चोटी से कहा और वह जमीन पर 5 या 6 मीटर नीचे गिर गई। एक लंबे डग में वह वहां चली गई जहां जियान चेन था। अरे, ये 4 शिक्षक तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा सकते हैं ताकि तुम्हें जादुई जानवरों द्वारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंता न करनी पड़े। तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते? टाइटा काफी असंतुष्ट था, क्योंकि लियांग शियाओले वास्तव में बहुत कायर था। जैसे ही उसने एक जादुई जानवर देखा वह जोर से चिल्लाए। इसने टाइटा को सचमुच परेशान कर दिया। लियांग शियाओले ने टाइटा को डरते हुए देखा और फुसफुसाए, मैं नहीं जाना चाहता। क्या ऐसा हो सकता है कि अब आप जादुई जानवरों से नहीं डरते? टाइटा ने उत्सुकता से पूछा। मैं हूं। तो आखिर तुम डरे हुए हो तो फिर यहां से निकलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तुम दोनों अभी भी यहीं हो। इतने सीधे उत्तर के साथ टाइटा को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। जियान चेन ने लियांग शियाओले को समझाने की कोशिश करने से पहले असहायता से उसकी ओर देखा। लियांग शियाओले, तुम्हें शिक्षकों के साथ जाना चाहिए। इस जंगल में जादुई जानवर कई हैं, और इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। लियांग शियाओले का चेहरा दुखी हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे जियान चेन पर निर्भर रहने की आवश्यकता होगी। विनती करते हुए उसने कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे अपने साथ चलने दें। ये पहली बार है जब मैंने किसी जादुई जानवर को देखा है और पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। इसलिए शुरू में मैं डर गया था, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगली बार जब हम किसी जादुई जानवर के सामने आएंगे तो मैं जोर से नहीं रोऊंगा। जियान चेन और टाइटा की ताकत का अनुभव करने के बाद लियांग शियाओले को उन दोनों के साथ किसी भी परेशानी में पड़ने की चिंता नहीं करनी होगी। साथ ही लियांग शियाओले ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी 4 शिक्षकों ने कहा था कि जंगल के दूसरे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे संभाल नहीं सकते थे। तो इतनी अच्छी सुरक्षा के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी आसानी से हार मान लेती। जियान चेन को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ।
लियांग शियाओले जन्म से ही एक लाड़ प्यार वाली कुलीन महिला थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उनके लिए बोझ होगी। जब भविष्य में वे किसी जादुई जानवर से लड़ेंगे तो उन्हें उसकी भी देखभाल करनी होगी। चेंगयांग जियांग तियान, आपके और टाई ता के साथ दूसरे क्षेत्र में कोई जादुई जानवर नहीं है जो आपके लिए खतरा पैदा कर सके, तो आप उसे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। छात्रों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और इसके अलावा आप दोनों के लिए इसे अब एक परीक्षा भी नहीं माना जाना चाहिए। अधेड़ उम्र की महिला हंसी। जियान चेन ने अंदर ही अंदर निराशा भरी आह भरी। चून की शिक्षक भी चाहते थे कि लियांग शियाओले को भी साथ में रखा जाए, इसलिए उन्हें आपत्ति करने का कोई कारण नहीं मिला। हालांकि जियान चेन हार मान रहा था, टाई ता अभी भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस पहले दिन के बाद उन्होंने जियान चेन को टीम के स्तंभ के रूप में देखना शुरू कर दिया था। उनका निर्णय जो भी हो, टाई ता को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जियान चेन का दिमाग रणनीति में बेहतर था और उसे टाई ता की तुलना में जानवरों से निपटने का अधिक अनुभव था। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे कुछ भी हो, टाई ता जियान चेन की बात मान लेगी। 4 शिक्षकों के चले जाने के बाद जियान चेन और टाई ता ने लियांग शियाओले पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय ब्लू वोल्व्स के शवों के पास गए। चूंकि यह 20 क्लास एक मॉन्स्टर कोर से अधिक था, वे इसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि ब्लू वोल्व्स के राक्षस कोर उनके सिर में थे, टाई ता और जियान चेन उन्हें निकालने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से सिर के उस हिस्से पर हमला करने और तोड़ने की जरूरत थी जहां राक्षस कोर था, इसलिए लियांग जियाओल का चेहरा उन्हें देखकर पीला पड़ गया। शायद लियांग शियाओले थोड़ा ही बदल गई थी। ये लगभग ऐसा था जैसे वह अब अपने लीग से बाहर महसूस नहीं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से वह अपने भीतर के कायर स्वभाव को शांत करने में सक्षम थी, क्योंकि उसने परिश्रम से जियान चेन और टाई ता को कोर निकालने का काम करते देखा था। ये लगभग ऐसा था मानो वह अनुभव से सीख रही हो। शुरुआती ब्लू वोल्व्स छापे के बाद रात जल्दी और शांति से बीती। जैसे ही भोर का सूरज धीरे धीरे क्षितिज के किनारे पर उगाया, क्रॉस लेग्ड जियान चेन ने अपनी खेती पूरी की और पैर फैलाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही जियान चेन खड़ा हुआ, उसने टाई ता को भी जागते हुए सुना। उसने जियान चेन का अनुसरण किया और यद्यपि दोनों खेती के बीच में थे, फिर भी वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक थे। खेती करते समय उन्होंने पहरा लगा दिया था, और जब तक हवा लंबी घास के बीच से गुजरती थी, तब तक ये जोड़ा किसी को भी ट्रैक करने में सक्षम था। टाई ता, जाओ आग के लिए कुछ सूखी शाखाएं ढूंढो। मैं जादुई जानवर का मांस लाने जाऊंगा। अब समय आ गया है कि हम कुछ नाश्ता तैयार करें, जियान चेन ने कहा। ओह! बिना किसी वस्तु के टाई ता ने घूमकर कुछ सूखी जलाऊ लकड़ी की तलाश में जंगल में प्रवेश किया। इसके तुरंत बाद टाई ता ने सूखी जलाऊ लकड़ी का ढेर उठा लिया। उसी समय जियान चेन ने ब्लू वॉल्स से खूनी जादुई जानवर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा तैयार किया था, जिसे कल रात उनके द्वारा मार दिया गया था। चूंकि उस क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए जादुई जानवर का मांस नहीं धोया जाता था। इसके बजाय इसे सीधे कुछ छड़ियों से तिरछा कर दिया गया और भूनना शुरू करने के लिए अलाव के ऊपर रख दिया गया। कुछ ही समय बाद भुने हुए जादुई जानवर के मांस से सुगंधित सुगंध आने लगी। हालांकि इसमें कोई मसाला नहीं था, लेकिन जादुई जानवर के मांस की गुणवत्ता मूल रूप से उच्च थी। इसके अलावा जादुई जानवर की श्रेणी जितनी ऊंची होगी, उसका मांस उतना ही स्वादिष्ट होगा और शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ऐसा कहा गया था कि कक्षा 5 के जादुई जानवर का मांस किसी की ताकत भी बढ़ा सकता है। शायद इसलिए कि वह जादुई जानवर के मांस की सुगंध को सूंघ सकती थी। लियांग जियाओल पेड़ के ऊपर अपनी झपकी से उठी और नीचे कूद गई। 5-6 मीटर की ऊंचाई लियांग शियाओले के लिए कुछ भी नहीं थी, जो 8वीं सेंट फोस परत तक पहुंच चुके थे। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। लियांग शियाओले अलाव के पास उछली और सुनहरे जादुई जानवर के मांस को समृद्ध तेल में टपकते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन जोर से निगल गई। हालांकि उसने कई विदेशी व्यंजन खाए थे, लेकिन इस तरह का जंगली खेल उसने पहले कभी नहीं खाया था। आखिरकार इतने लंबे समय तक एक ही प्रकार का मांस खाने से कोई भी स्पष्ट रूप से किसी और चीज को अधिक स्वादिष्ट समझेगा, भले ही वह केवल कुछ गोभी ही क्यों न हो।
टाइटा ने लियांग जियाओले पर एक असंतुष्ट नजर डाली और शांत आवाज में बुदबुदाया, कल रात तुम बहुत जोर से रो रहे थे, अब आप ये सब इतनी जल्दी भूल गए हैं। मुझे उम्मीद है कि बाद में जब हमारा सामना और जादुई जानवरों से होगा तो आप फिर से रोना पीटना शुरू नहीं करेंगे। टाइटा की आवाज बेहद धीमी और अस्पष्ट थी। सबसे अधिक संभावना है खुद के अलावा कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका होगा कि उसने क्या फुसफुसाया था, यहां तक कि जियान चेन भी। लियांग शियाओले ने उत्सुकता से टाइटा की ओर देखा। टाइटा, तुम क्या कह रहे हो? पिछली रात 4 शिक्षकों ने जियान चेन और टाइटा के नाम पुकारे थे, इसलिए लियांग शियाओले को पहले ही उनकी पहचान पता चल गई थी। आह, कुछ नहीं। टाइटा ने अपने हाथ ऐसे हिलाए मानो वह किसी चीज के लिए दोषी महसूस कर रहा हो। लियांग शियाओले ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने जियान चेन और टाइटा की ओर देखा और मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों इतने शक्तिशाली हैं कि आप कक्षा 1 के 20 जादुई जानवरों को मार सकते हैं। ये पता चला कि आप दोनों वास्तव में टाइटा और चांग्यांग जियांग तियान हैं। ये तथ्य कि मैं आप दोनों से मिल सका वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य था। वर्तमान लियांग शियाओले कल शाम के व्यक्ति से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। केवल एक रात के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही कल की घटनाओं को अपने दिमाग से पीछे धकेल दिया है। अब उसके चेहरे पर जादुई जानवरों के विचार से डर और खौफ का एक भी निशान नहीं दिख रहा था। जियान चेन ने अच्छी तरह से पकाए गए जादुई जानवर के मांस को उठाया और फिर एक हिस्से को फाड़ दिया, उसे लियांग शियाओले के पास फेंक दिया और पूछा, इस जंगल में बहुत सारे जादुई जानवर हैं। इसके अलावा अगर हम 3 दिन और नहीं रुकते तो हम निश्चित रूप से नहीं जा सकते। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लियांग शियाओले ने जादुई जानवर के मांस का टुकड़ा स्वीकार कर लिया और उसे हल्के से चबाते हुए उसने कहा, हालांकि मैं अभी भी डरी हुई हूं, मुझे विश्वास है कि अंततः मुझे इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा आप दोनों मुझसे ज्यादा उम्र के नहीं हैं, फिर भी आप दोनों ने कल रात बिना किसी डर के उन भयंकर ब्लू वोल्स का सामना किया। तुम दोनों उन सभी का वध करने में भी सफल रहे। ये उन दूसरे लड़कों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। वे लड़के कितने बेकार थे, वे 5 मिलकर भी एक भी जादुई जानवर को नहीं हरा सके। आखिरकार उनकी अक्षमता ने मुझे अपनी बहनों से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया। लियांग शियाओले अचानक खड़े हुए और जोर से घोषणा की, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं निश्चित रूप से इन अगले 2 दिनों का उपयोग आप दोनों वरिष्ठों से ठीक से सीखने के लिए करूंगा। ये सुनकर जियान चेन ने मन ही मन सिर हिलाया। लियांग जियाओले के बयान को पहले ही जियान चेन की स्वीकृति मिल चुकी थी। हालांकि वह डरपोक थी और जादुई जानवरों से बेहद डरती थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण कारक यह था कि वह अपने तरीके बदलने और अधिक सीखने की इच्छुक थी। आखिरकार कोई भी सब कुछ करने और समझने की क्षमता के साथ पैदा नहीं हुआ है। बचा हुआ सारा ज्ञान किसी के बाहर जाकर सीखने का परिणाम है। बेशक जियान चेन एक अपवाद था। दूसरी ओर लियांग शियाओले का जन्म एक कुलीन घराने में सबसे बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। वह बचपन से ही बिगड़ेल थी और एक सुरक्षित वातावरण में पली बड़ी थी। जाहिर है उसने कभी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया था। इस प्रकार यह उम्मीद की जानी थी कि वह एक क्रूर जादुई जानवर के साथ अपनी पहली मुठभेड़ के दौरान अनिवार्य रूप से डर जाएगी। आखिरकार यह एक औसत व्यक्ति के पहली बार किसी भूत से मिलने के बराबर था, किसी को भी डर लगेगा। अध्याय 39 योजनाएं। नाश्ता करने के बाद जियान चेन और टाइटा दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले अपने अपने हथियार उठा लिए। हालांकि उनके पीछे सुंदर लियांग शियाओले थे जो खाली हाथ थे। अपने समूह से अलग होने और जंगल में पीछा करने के बाद उसका अपना हथियार बहुत पहले ही गायब हो चुका था, इसलिए उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। टाइटा ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, उसके कपड़े पहले ही बदले जा चुके थे। इस बार उन्होंने ब्लू वुल्फ चमड़े के साथ साथ इसे एक साथ रखने के लिए कुछ जमीनी स्तर का चमड़ा पहना हुआ था। उनकी अकादमी की वर्दी कल की लड़ाई के कारण बहुत पहले ही फट चुकी थी, इस हद तक फट गई थी कि वह अब इसे पहन नहीं सकते थे। पलक झपकते ही एक और दिन आया और चला गया। मुनाफा देखने से पता चलता है कि वे पहले दिन जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे।
कुल मिलाकर उन्होंने 70 जादुई जानवरों को मार डाला था, जिससे लियांग शियाओले को झटका लगा। इस दूसरे दिन लियांग जियाओले एक बड़े बदलाव से गुजरे। ब्लू वोल्स के साथ तमाशा देखने के बाद से उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। कम से कम जब भी वह किसी जादुई जानवर को देखती तो वह भयभीत होकर चिल्लाती नहीं थी। और जब भी टाइटा और जियान चेन किसी दुश्मन जादुई जानवर का वध करते थे तो वह खून देखकर भी नहीं घबराती थी। वह धीरे धीरे अपनी स्थिति के अनुकूल ढलने लगी थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसी दिन उसने अप्रत्याशित रूप से जंगल के खतरों के बारे में बहुत कुछ सीखा और उनसे संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। सीखने की उनकी क्षमता बहुत अधिक थी और यहाँ तक कि जियान चेन भी इसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। निस्संदेह जो महत्वपूर्ण था वह खेती के लिए उसकी प्रतिभा को देखना था, क्योंकि तियान युआन महाद्वीप में किसी की अपनी ताकत ही ये तय करती थी कि वह बाकी सभी चीजों से ऊपर है। लियांग शियाओले भी असाधारण रूप से चतुर थे। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसने निश्चित रूप से टाइटा या जियान चेन के लिए परेशानी पैदा नहीं की, न ही वह बोझ थी जैसा कि दोनों ने पहले सोचा था कि वह होगी। वह उन दोनों के पीछे रहती थी और जब भी वे दोनों किसी जादुई जानवर से लड़ते थे तो वह दूर खड़ी हो जाती थी ताकि वह उसमें फंस न जाए। उस दिन के बाद जियान चेन या टाइटा दोनों के मन में लियांग जियाओले के लिए सम्मान का एक नया स्तर था और अब उनके दिलों में उसे छोटा नहीं माना जाता था। बाद में उस रात वे तीनों राक्षस शवों के ढेर को गिनने के लिए कैंप फायर के पास बैठे। प्रिय वरिष्ठजन, क्या आप दोनों ने वास्तव में अपने संत हथियारों को संक्षिप्त नहीं किया है और अभी तक संत नहीं बने हैं? लियांग शियाओले ने पूछा और अपनी चमकदार आंखों से उन्हें घूरते हुए बोली। कैसा अजीब सवाल है। उसके कपड़े पहले से ही पेड़ों और कांटों के छेदों से भरे हुए थे जो उसमें चुभ गए थे, और उसका सुंदर चेहरा कटे हुए मूंछों से एक बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था। चूंकि पानी का कोई स्रोत नहीं था, उसे प्यास बुझाने के लिए जादुई जानवरों का खून पीने पर निर्भर रहना पड़ता था, और इसलिए उसके चेहरे की गंदगी को धोने का कोई रास्ता नहीं था। अगर हम संत होते तो मैं इस कुल्हाड़ी का उपयोग क्यों करता? टाइटा ने अपने बंधे हुए और भारी नुकीले बेटलेक्स को बिना किसी असंतोष के देखा। टाइटा की ताकत के साथ निरंतर उपयोग के बाद विशाल बेटलेक्स अंततः खराब हो गया था, पहले की तेज धारब उपयोग के बाद कुंद होती जा रही थी। यहां तक कि जियान चेन की जंग लगी लोहे की छड़ पर पहले से लगा नुकीला बिंदु भी लगभग सपाट हो गया था। लियांग शियाओले का चेहरा प्रशंसा से भरा था जब उसने उन दोनों को देखा। आप दोनों वास्तव में अद्भुत हैं। आप अभी तक सेंट स्तर पर भी नहीं हैं और आप कक्षा 1 के जादुई जानवरों को आसानी से मार सकते हैं। मेरी राय में एक बार जब आप सेंट स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप कक्षा 2 के जादुई जानवरों को आसानी से मारने में सक्षम होंगे। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। ये कैसे आसान होगा? ये जादुई जानवर हैं जिन्हें अकादमी द्वारा पाला गया था, इसलिए उनकी आक्रमण शक्ति कमजोर है। जब हम जादुई जानवरों से एक मजबूत हमले के साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये कठिन समय होगा। लियांग शियाओले ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, यह सही है। मैंने पहले अपने पिताजी को ये कहते सुना है कि कुछ अद्भुत कक्षा 1 के जादुई जानवर हैं जो उच्च मात्रा में आक्रमण शक्ति के साथ कुछ निम्न स्तर के मंत्र उगल सकते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ सामान्य संत उन्हें हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। जियान चेन ने टाइटा की ओर देखा, जो कैंप फायर पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। टाइटा, अभी दूसरे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सके, इसलिए मैं तीसरे क्षेत्र में जाना चाहता हूं। आप इस बारे में कैसे महसूस करते हैं? टाइटा ने ये कहने से पहले कुछ सोचा। सही है, दूसरा क्षेत्र हमारे लिए पहले से ही बहुत आसान है क्योंकि अब कोई चुनौती नहीं है। ठीक है चांगयांग जियांग तियान, मैं आपके साथ तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। ये देखने का समय आ गया है कि क्लास 2 के जादुई जानवर वास्तव में कितने मजबूत हैं। दोनों की बातें सुनकर पास में बैठे लियांग शियाओले ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों सेंट लेवल तक नहीं पहुंचे हैं और आप अभी भी क्लास 2 के जादुई जानवरों से लड़ने के लिए तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। सेंट वेपन के बिना जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं है और कक्षा 2 के जादुई जानवर की त्वचा कक्षा 1 के जादुई जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत होती है, इसलिए यह और भी कठिन है।
आप दोनों के पास केवल एक घिसी पिटी कुल्हाड़ी और जंग लगी लोहे की छड़ है, जिससे हत्या करना और भी कठिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, तीसरे क्षेत्र का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि अंदर जहरीले सांपों से भरा दलदल भी है। खतरनाक तीसरे क्षेत्र में आपकी जान जाने की बहुत अधिक संभावना है। टाइटा ने मेरे हथियार को देखते हुए हंसते हुए कहा, ये सही है चांग्यांग जियांग तियांग, पिछले 2 दिनों में हमारे हथियार लगातार उपयोग में रहे हैं और मेरी बैटलेक्स ने अपना तेज खो दिया है। यहां तक कि आपकी खुद की लोहे की छड़ भी लगभग सपाट है, इसलिए कक्षा 2 के जादुई जानवरों को मारना कठिन होगा। जियान चेन हंसे, कोई जल्दी नहीं है, दूसरे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे छात्र हैं। हम अभी भी अन्य छात्रों से नहीं मिले हैं क्योंकि हम अभी भी उनसे बहुत दूर हैं। हमें कल लौटना चाहिए और हथियारों के बदले राक्षस कोर का आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि छात्र निश्चित रूप से रुचि लेंगे। हाँ, यह एक अच्छा विचार है, टाइटा ने सहमति में सिर हिलाया। जियान चेन ने जारी रखा, लियांग शियाओले, चलो कल अलग हो जाएं। यदि आप अन्य छात्रों के साथ हैं, तो आपको अपना अंतिम दिन सुरक्षित रूप से बिताने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार जो कोई भी यहाँ 2 दिन टिकने में सक्षम है, उसके पास कुछ वास्तविक कौशल होना चाहिए। लियांग शियाओले ने बिना शब्द कहे सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी निराश थी, आखिरकार वह तीसरे क्षेत्र के खतरों के बारे में भी जानती थी। वह अनिश्चित थी कि क्या जियान चेन और टाइटा उन जादुई जानवरों के खिलाफ जाने में सक्षम होंगे। यदि वह उनके साथ चलती रही, भले ही जियान चेन और टाइटा उसे अपने साथ जाने के लिए सहमत हो गए, तो वह केवल एक बोझ बनकर रह गई जो उन्हें पकड़कर रखेगी। रात बिना किसी घटना के बीत गई। जल्द ही आसमान चमकने लगा। जियान चेन और टाइटा ने अपनी रात की खेती पूरी की और नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। उन तीनों के खाना खत्म करने के बाद सूरज धीरे धीरे आसमान में उगना शुरू हो चुका था। वे अपने मार्ग पर चलते रहे, हालांकि इस बार वे उसी दिशा में वापस चलना शुरू कर चुके थे जहां से वे आए थे। 2 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों लड़के पहले से ही खतरे को भांपने और उससे बचने में बेहद कुशल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बड़े पेड़ के नीचे फटे कपड़ों में 9 छात्र थके हुए बैठे थे, अपनी सांसें ले रहे थे। वे कुछ रईसों के साथ मिश्रित आम लोगों का एक समूह थे। इस समय उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, साथ ही उन पर खून के कुछ सूखे धब्बे भी लगे हुए थे। उनके शरीर पर चोटें भी थीं और उनसे कुछ ही दूरी पर एक जादुई जानवर का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। हर कोई बस थोड़ी देर और रुकें। ये पहले से ही आखिरी दिन है। ये दिन खत्म होने के बाद हम जा सकते हैं, एक आम छात्र ने हांफते हुए कहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास अभी तक पर्याप्त जादुई पत्थर नहीं है, हमें अभी भी 5 और की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए अभी भी 5 और जादुई जानवरों का वध करना होगा, एक युवा रईस ने कहा। मूल रूप से रईस आम लोगों के साथ रहने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन क्रूर जादुई जानवर का सामना करने के बाद वे तुरंत डर गए और उनकी बुद्धि खराब हो गई। जीवन या मृत्यु का सामना करते समय लोगों की स्थिति की परवाह कौन करेगा? स्वयं की रक्षा करना अधिक प्राथमिकता थी। इस प्रकार कुछ रईसों ने धीरे धीरे आम छात्रों में शामिल होने का फैसला किया। आखिरकार हर कोई जानता था कि संख्या में ताकत है। इसके अलावा शायद इसलिए कि आम लोगों का पालन पोषण कठोर वातावरण में हुआ था, उन्होंने जंगली जादुई जानवरों का सामना करने पर पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इससे आम लोगों के प्रति अहंकारी रईसों के विचार बदल गए। आखिरकार वे सभी धीरे धीरे दोस्त बन गए। इसके अलावा जादुई जानवरों के खिलाफ लगातार लड़ने के बाद उनमें से 9 एक साथ काम करने में अधिक सहज हो गए थे। आखिरकार उन्होंने एक अप्रत्याशित बंधन बना लिया था जिसने उन सभी को घनिष्ठ संबंधों से जोड़े रखा। उसी समय दूर घास में हलचल हुई। हर कोई सावधान रहें, एक जादुई जानवर हमला कर रहा है। एक छात्र ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से दूसरों को चेतावनी दी। तुरंत उनमें से 9 खड़े हो गए और सावधान भाव से उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से आवाज आई थी। घास जोर जोर से हिलने लगी। आखिरकार उन्होंने जानवर का चमड़ा पहने एक आकृति को चारों ओर एक बड़ी कुल्हाड़ी घुमाते हुए अपने रास्ते में आने वाली घास फूस को काटते हुए देखा।
जैसे ही समूह ने उस पर ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि उसके पीछे दो अन्य आकृतियां भी चल रही थीं। हालांकि उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे सभी कारगात अकादमी की वर्दी पहने हुए थे। शायद इसलिए कि वे इतने लंबे समय से हरे भरे जंगल में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे काले थे और उनके बालों में बेतरतीब टहनियां थीं। केवल उनके चेहरे की सामान्य संरचना ही देखी जा सकती थी, उनकी शक्लें पहले से ही अप्रभेद्य थीं। यह महसूस करते हुए कि ये आकृतियां जादुई जानवर नहीं बल्कि लोग हैं, 9 छात्रों ने तुरंत राहत की सांस ली और धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इस समय यदि वे उन नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, तो उनके समूह की समग्र शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत आसान होगा। इसके अलावा वे सभी इतने होशियार थे कि उन्हें यह एहसास हो गया कि ये लोग जो 3 दिनों तक यहाँ रुके थे, वे काफी शक्तिशाली होंगे। बेशक ये 3 लोग जियान चेन, टाई टा और लियांग शियाओले थे। आधे दिन तक पीछे पीछे घूमने के बाद आखिरकार उन्हें लोगों का एक समूह मिल गया। चूंकि यह पहले से ही 3 दिनों का आखिरी दिन था, इसलिए जंगल में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। उनमें से अधिकांश पहले ही भाग चुके थे और इसलिए बहुत कम छात्र थे जो अभी भी यहाँ थे। जब लियांग शियाओले की नजर 9 लोगों के समूह के बीच खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, तो उसने सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। आह, लीशा! लियांग शियाओले बेहद उत्साहित आवाज में चिल्लाए और तुरंत उस खूबसूरत लड़की की ओर उड़ गई। थोड़ी परिचित आवाज सुनकर लड़की ने अपनी बड़ी चमकती आंखों को झपकाया और थोड़ा भ्रम में लियांग जियाओले को देखा, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। वर्तमान में लियांग शियाओले का चेहरा काफी गंदगी से ढका हुआ था, जिससे वह केलिको बिल्ली की तरह दिख रही थी। भले ही लीशा नाम की यह लड़की लियांग शियाओले को अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन उसके लिए लियांग शियाओले को उसकी वर्तमान शक्ल से पहचानना मुश्किल था। लियांग शियाओले लड़की के पास पहुंचे और उत्साह से उसे कसकर गले लगा लिया। खुशी से भरे स्वर में उसने कहा, लीशा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देख पाऊंगी। मुझे लगा कि तुम पहले ही जंगल छोड़ चुके हो। अत्यधिक परिचित आवाज सुनकर लीशा नाम की लड़की ने आखिरकार पहचान लिया कि लियांग शियाओले कौन थी। सुखद आश्चर्य से उसने कहा, आप जियोले हैं। अध्याय 40, हथियारों का आदान प्रदान। ये सही है लीशा, मैं जियोले हूं, लियांग जियाओले ने कहा। उसकी आवाज में भावनाएं टपक रही थीं और उसने अपने दोस्त के शब्दों की पुष्टि की। जियोले, ये वास्तव में तुम हो, ये बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि तुम पहले ही इस जगह से भाग चुके हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहां देखूंगा। लियांग शियाओले के सामने वाली लड़की लीशा भी उतनी ही खुश थी और अपने उस दोस्त को गले लगाती रही जिसे कभी खोया हुआ समझा जाता था। दोनों लड़कियां कसकर आलिंगन में बंध गईं। लीशा जोर जोर से हंस रही थी। लियांग शियाओले, मैंने नहीं सोचा था कि जंगल में एक दूसरे को खोने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। ये वास्तव में मुझे खुश करता है। हेलो, बाकी दोनों की तरह ही फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक ने कहा। मैं यहाँ आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? मुझे यकीन नहीं है कि आप चाहें, लेकिन क्या आप हमारे समूह में शामिल होने के इच्छुक होंगे? यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं कि एक साथ हमारा समूह बहुत मजबूत होगा और परिणामस्वरूप जादुई जानवरों का शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा इन जंगलों में हर कोने पर खतरा मंडरा रहा है। बेहतर होगा कि हम साथ मिलकर काम करें। जब वह जियान चेन और टाई टा के पास गया तो उसका स्वर सबसे पहले पसंद करने योग्य था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जियान चेन के कपड़े पूरी तरह से ताज़ा खून से सने हुए थे, वह आश्चर्य व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। युवक को गंभीरता से संदेह था कि सारा खून जियान चेन का था, क्योंकि जिसने भी इतना खून खोया वह निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि कोई व्यक्ति इतनी तीखी नजर के साथ वहां मजबूती से खड़ा रह सके। जियान चेन ने विनम्रता से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें, लेकिन हम बस इस जगह को छोड़ने की योजना बना रहे थे, इसलिए हम आपके समूह में शामिल नहीं हो सकते। युवक के चेहरे पर पछतावे के भाव थे, हालांकि उन्होंने फिर भी सुलह करते हुए कहा, मेरे 2 साथी छात्र, हालांकि यहाँ के जादुई जानवर काफी दुर्जय हैं, हमारे पास संख्या में ताकत है।
जब तक हर कोई एक साथ काम करने को तैयार है, भले ही हम एक साथ दो जादुई जानवरों से मिलें, वे निश्चित रूप से कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। यदि हर कोई 2 क्लास एक जादुई पत्थर सौंप दे तो मेरा मानना है कि हम जल्द ही पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लेंगे। युवक मामले को दबाता रहा। उसकी नज़र काफी तेज थी और यह स्पष्ट था कि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि जियान चेन और टाइटा की ताकत औसत से ऊपर थी। वास्तव में हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम दोनों ने पहले ही यहां से जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए हम आपके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। हमें क्षमा कर दीजिए। औपचारिक अनुरोध का जवाब देने के लिए जियान चेन का लहजा उतना ही मिलनसार था। ये सुनकर कि जियान चेन और टाइटा जाने वाले हैं, युवा निराश हुए बिना नहीं रह सके। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि 3 दिनों में से केवल एक दिन शेष रहते हुए भी 2 लोगों ने रुकने से इनकार क्यों कर दिया। जब तक वे 2 क्लास एक मैजिक स्टोन्स का भुगतान करते हैं, वे सफलतापूर्वक शामिल होने में सक्षम होंगे। फिर भी जियान चेन और टाइटा ने अभी भी क्षेत्र छोड़ने का फैसला किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों सचमुच ऐसा अवसर गंवाना चाहते हों? युवाओं ने सोचा कि जियान चेन और टाइटा ने हार मान ली है और वे जंगल छोड़ना चाहते हैं। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके छोड़ने का मतलब वास्तव में दूसरे क्षेत्र को छोड़कर तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना है, न कि वास्तव में जंगल छोड़ना। उसी समय टाइटा की नजर उस कुल्हाड़ी पर पड़ी जो एक छात्र के हाथ में थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वह निडर भाव से सीधे छात्र के पास गया और दबी आवाज में पूछा, अरे, अगर मैं तुम्हें कक्षा 1 के 2 जादुई पत्थर दे दूं, तो क्या तुम उनके बदले अपनी कुल्हाड़ी बदलोगे? ये पूछते हुए टाइटा ने एक हाथ से अपनी पीठ पर लगी बैटलेक्स को बाहर निकाला और अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल अपने स्पेस बेल्ट से 2 क्लास एक जादुई पत्थरों को निकालने के लिए किया, जो अभी भी ताज़ा खून से लथपथ थे। ये वह क्षण था जब लोगों के समूह को एहसास हुआ कि टाइटा के हाथों में बड़ी कुल्हाड़ी ताजे खून से लथपथ थी। पूरी सतह को गहरे लाल रंग से रंग दिया गया था। केवल उपस्थिति ही चौंकाने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई हत्या का हथियार हो जो लगातार खून से सना हुआ हो। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि स्टील जैसी कठोर धातु से बनी बैटलेक्स पहले से ही पूरी तरह से दरारों से भरी हुई थी। इसके अलावा ब्लेड के कुछ हिस्से तो मुड़े हुए भी थे। ज्यादातर लोगों को इस नज़ारे पर यकीन नहीं हो रहा होगा। उन सभी ने मान लिया था कि जब टाइटा ने अपना हथियार चुना था तो शुरू से ही ऐसा ही था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे कल्पना कर सके कि कुल्हाड़ी की सारी क्षति टाइटा द्वारा ही की गई थी। छात्र ने निडर भाव से अपने सामने पिटी हुई कुल्हाड़ी को देखा, जो इतनी लाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खून से बनी हो, और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब अन्य छात्रों ने टाइटा का अनुरोध सुना तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने निडर छात्र को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा, जैसे कि वे टाइटा के साथ व्यापार करने के लिए अपने हथियार पेश करने वाले थे। मेरे साथी छात्र, मैं अपनी इस तलवार को तुम्हारे साथ बदल सकता हूं। एक छात्र एक हाथ की विशाल तलवार लेकर टाइटा के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर टाइटा ने अपनी पकड़ में फंसी बैटलेक्स को देखा, अपना सिर हिलाया और बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बैटलेक्स का उपयोग करना पसंद करता हूं। ये सुनकर पुरुष के चेहरे पर अचानक निराशा छा गई। इस समय 2 क्लास एक मैजिक स्टोन्स प्राप्त करना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं तो वे भी 2 क्लास एक मैजिक स्टोन्स के लिए टाइटा को अपने हथियार देने को तैयार होंगे। भले ही उनके हथियारों का मूल्य 2 क्लास एक जादुई पत्थरों से अधिक हो, फिर भी वे संकोच नहीं करेंगे। वह लंबा और तगड़ा आदमी मूर्ख नहीं था। इस पर थोड़ा विचार करने के बाद उसने आदान प्रदान को पूरा करने के लिए खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी सौंप दी। ऐसे लाभदायक विनिमय को कौन अस्वीकार करने को तैयार होगा। आदान प्रदान पूरा होने के बाद लोगों का समूह टाइटा को एक अलग नजर से देखने लगा। कुछ होशियार छात्रों ने पहले ही बैटलेक्स की क्षतिग्रस्त स्थिति को इस संभावना से जोड़ दिया था कि टाइटा के कारण ऐसा हुआ था। इस बिंदु से वे सीधे टाइटा की असाधारण ताकत की पुष्टि कर सकते थे। अन्यथा वह यूं ही क्लास 1 के 2 जादुई पत्थर क्यों सौंप देता। ये जगह बाहर जैसी नहीं थी। जंगल में प्रवेश करने से पहले स्कूल प्रशासन ने छात्रों के पास मौजूद सभी उपकरणों को पहले ही जब्त कर लिया था।
उन्होंने अच्छी तरह जांच करने के लिए छात्र के शरीर को थपथपाया भी था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जादुई पत्थर को बाहर से लाया जा सकता था। जादुई पत्थरों को जंगल के अंदर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका जादुई जानवरों का शिकार करना था। हालांकि केवल एक चीज थी जिसे लोग समझ नहीं सके। यदि टाइटा और जियान चेन के पास जादुई जानवरों का शिकार करने की ताकत थी, तो वे पूरे 3 दिनों तक जंगल में क्यों नहीं रहना चाहते थे? आखिरकार अकादमी के नियमों ने स्पष्ट रूप से तय किया कि वे केवल तभी पास हो सकते हैं जब वे 3 दिनों तक रुके और 2 क्लास 1 मैजिक स्टोन्स का भुगतान करें। यदि केवल एक ही पूरा होता तो वे उत्तीर्ण नहीं होते। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पुरस्कारों की परवाह न हो? या शायद उन्होंने जाने के बारे में झूठ बोला था और वास्तव में वे हम में से कुछ लोगों के साथ मिलकर जादुई जानवरों को मारना नहीं चाहते थे। हर कोई इन संभावनाओं के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। इन विचारों पर विचार करते समय कुछ लोग तुरंत असंतोष की अभिव्यक्ति के साथ जियान चेन और टाइटा की ओर देखने लगे। जियान चेन ने उनके भावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने लियांग शियाओले और उस लड़की को देखा जिसे वह गले लगा रही थी, और कहा, लियांग शियाओले, जब तुम्हें अपना दोस्त मिल गया है तो तुम इस समूह के साथ क्यों नहीं रहते? उनके पास और भी लोग हैं। लियांग शियाओले धीरे धीरे लड़की से अलग हो गया और जियान चेन और टाइटा की ओर देखा। उसने सिर हिलाया, तो फिर तुम दोनों को सावधान रहना होगा। बाद में टाइटा और जियान चेन ने कोई समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाए और तुरंत क्षेत्र छोड़ दिया। उन दोनों के चले जाने के बाद लिशा नामक लड़की ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, जियोले, वे कौन हैं? वे इतने अहंकारी हैं कि उन्हें यह भी नहीं लगता कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। लिशा, तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि वे आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहते, वे वास्तव में यहां से जाना चाहते हैं। लियांग जियाओले ने समझाया। ऐसा नहीं हो सकता, लिशा ने अविश्वास से कहा। लिशा, तथ्य यह है कि वे लापरवाही से क्लास 1 मैजिक स्टोन दे सकते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों के पास जादुई जानवरों को मारने की ताकत है। इसके अलावा जब वे हथियार के लिए 2 जादुई पत्थरों का आदान प्रदान कर रहे थे, तो ये स्पष्ट था कि वे लड़ाई जारी रखने की योजना बना रहे थे। वे ये स्थान कैसे छोड़ सकते हैं? ये सही है जियोले, तुम्हें उनके द्वारा धोखा दिया गया है, किनारे खड़े एक युवक ने जोड़ा। लियांग शियाओले ने मुस्कुराते हुए कहा, वे निश्चित रूप से इस जगह को छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आप लोगों को इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया। वे दूसरे क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं और कक्षा 2 के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए तीसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्या लियांग शियाओले, आप किस तरह का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? उन दोनों के लिए कक्षा 2 के जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए तीसरे क्षेत्र में जाना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी ताकत पहले ही संत स्तर तक पहुंच चुकी हो? लेकिन वह भी सही नहीं हो सकता। यदि वे संत स्तर पर पहुंच गए होते तो हथियार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वे दोनों वास्तव में लापरवाह हैं जो तीसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं। वे निश्चित रूप से मौत की तलाश में हैं। लियांग शियाओले के शब्दों के तुरंत बाद लोगों का समूह तुरंत अराजकता में बदल गया क्योंकि वे एक दूसरे के बीच उन्माद में चर्चा करने लगे। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि जियान चेन और टाइटा तीसरे क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम होंगे। लिशा ने लियांग शियाओले के हाथों को खींच लिया और स्पष्ट रूप से अविश्वासी लहजे में उसने पूछा, जियोले, वे वास्तव में इतने पागल नहीं हैं कि तीसरे क्षेत्र में भाग सकें, है ना? लियांग शियाओले ने सिर हिलाया, ये सही है, वे वास्तव में तीसरे क्षेत्र में गए थे। लिशा, आप उन दोनों को कम नहीं आंक सकते, वे वास्तव में दुर्जय हैं। लियांग जियाओले ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों सचमुच संत हों? लिशा ने चौंक कर पूछा। स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि सभी छात्र जो संत थे उन्हें तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे दूसरे क्षेत्र में प्रकट हो पाते। लियांग शियाओले ने अपना सिर हिलाया, नहीं, उनकी शक्तियां अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने संत हथियारों को संघनित नहीं किया है। ये सुनकर लिशा का झटका और भी अधिक बढ़ गया।
संत स्तर तक पहुंचे बिना दूसरे क्षेत्र में जीवित रहना पहले से ही काफी कठिन था, तीसरे क्षेत्र में रहना तो दूर की बात है। आखिरकार तीसरे क्षेत्र के जादुई जानवर कक्षा 2 के जादुई जानवर थे, जो कक्षा 1 के जादुई जानवरों से थोड़ी भी अधिक ताकत वाले नहीं थे। दोनों वर्गों की तुलना भी नहीं की जा सकी। ली शा और लियांग शियाओले घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए लियांग जियाओले को ली शा से कुछ भी छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। धीमी आवाज में उसने कहा, ली शा, मैं तुम्हें बस यही बताऊंगी। कल मैंने व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को अकेले ही 70 से अधिक जादुई जानवरों को मारते हुए देखा। ली शा इससे बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसने कहा, क्या जियो ले, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उन दोनों ने एक ही दिन में 70 से अधिक जादुई जानवरों को मार डाला। ली शा इतनी चकित थी कि वह अपनी आवाज नहीं रोक सकी। वह धीरे धीरे और तेज होती गई, जब तक कि अन्य 8 लोग उसे स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम नहीं हो गए। उस पल में जियान चेन और टाइटा द्वारा लियांग शियाओले ने जो कहा था उसे पूरा करने के विचार से उनकी सभी अभिव्यक्तियां बदल गईं, और उनकी अभिव्यक्तियां अविश्वास से परे थीं। ली शा, तुमने क्या कहा? कौन से 2 लोग एक दिन में 70 जोड़ कक्षा 1 के जादुई जानवरों को मारने में सक्षम थे? एक युवक ने पूछा। वह इस संभावना को स्वीकार नहीं कर सका कि 2 लोग वास्तव में जियान चेन और टाइटा थे, जिनसे वे अभी मिले थे। ली शा ने अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश की और लियांग शियाओले की ओर इशारा करने से पहले उसकी छाती को पकड़ लिया। कांपती आवाज में उसने कहा, जियोले ने कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से उन 2 लोगों को देखा है जिन्होंने अभी अभी एक दिन में 70 से अधिक जादुई जानवरों को मारा है। ली शा के स्वर में ये तथ्य झलक रहा था कि उन्हें लगा कि ऐसी संभावना अकल्पनीय है।